वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका गिवन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। देखिए, क्वेश्चन का मतलब तो समझ में आ गया हो कि आपको ट्रू और फॉल्स बताना है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कुछ गिवन स्टेटमेंट्स है, आपको इनमें से बताना है कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। ये बताने के बाद आपको यहाँ पे रीज़न भी देना है। देखिए रीज़न की जहाँ तक बात है, इस लेक्चर का मेन मोटो मैं आपको बस इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ जितने भी स्टेटमेंट्स हैं सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तब आप रीज़न खुद दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में आ गए, इतने मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट स्टेटमेंट है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्वेश्चन का मतलब समझिए, कोई भी एक सिंगल पॉइंट है, उसमें से कितनी लाइन पास हो सकती है? 1। अब देखिए, इसको थोड़ा बनाने की भी कोशिश करते हैं, तब जाके क्लियर होगा। फर्स्ट पार्ट है आपका, मैं एक पॉइंट बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसमें से इन्होंने बोला कि एक सिंगल लाइन पास होगी, मैंने ऐसे पास कर दी। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इसमें से तो ऐसे भी लाइन पास हो रही, ऐसे ऐसे। देखिए कितने तरीक़ों से इसमें लाइन पास हो रही है ना। तो इसमें इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, एक सिंगल लाइन पास नहीं हो सकती है। तो इसलिए आपको जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, क्यों है फॉल्स? अब इसका रीज़न भी देना है, तो रीज़न ये होगा, बिकॉज इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया आपको। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसमें आप एक बार कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए तो रीज़न आप इजीली दे सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेटमेंट है आपका, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब समझिए, ये थोड़ा फर्स्ट वाले से सिमिलर है। कैसे है? आपके पास इस बार 2 पॉइंट्स है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 डिफरेंट पॉइंट्स है आपके पास, उसमें से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं। ये है। ठीक है, पहले इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, मैं यहाँ ले लेता हूँ। सेकेंड पार्ट है आपका, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स ले लें, मैं एक यहाँ ले लेता हूँ, एक यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें से पहले आप एक सिंगल लाइन ही पास करिए। इस तरह से आपने पास कर दी, दोनों पॉइंट्स से पास होनी चाहिए। कंडीशन ये है, ये कम से कम दोनों पॉइंट्स को टच होनी चाहिए। आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कोई लाइन होगी जो इन दोनों पॉइंट से पास हो जाए? नहीं होगी। आप कोशिश करके देख लीजिए, ऐसे निकल जाएगी, कोई ऐसे निकल जाएगी, लेकिन दोनों पॉइंट से पास होना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास होगी? सिंगल लाइन पास होगी, इनफाइनाइट लाइन नहीं पास होगी। ठीक है ना, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या है? फॉल्स है। बात आती है रीज़न की, तो रीज़न आप दे देंगे, बिकॉज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यहाँ पे मैं रीज़न लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ, क्योंकि वैसे इस रीज़न की ज़रूरत भी नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। अब आपको सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए थर्ड पार्ट है आपका, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड्स। देखिए मतलब समझिए, टर्मिनेटेड लाइन, पहले आप लाइन का ही मतलब समझिए। लाइन, अगर मैं एक लाइन बनाना चाहूँ, देखिए एक लाइन बनाना चाहूँ, ऐसे मैं बना सकता हूँ, एक लाइन बन गई। अच्छा आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा लाइन सेगमेंट, जरा उसको यहाँ पे रिकॉल कर लिया जाए। चलो इसको रिकॉल भी कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट, अगर आप लाइन में ही 2 पॉइंट्स लगा देंगे, एंड पॉइंट्स, तो लाइन सेगमेंट बन जाएगा। यहाँ पे मैं अगर ऐसे 2 पॉइंट्स लगा दूँ दोनों साइड में, तो ये क्या बन जाएगा? एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें ये पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स ना लगाऊँ, सिर्फ ऐसे ही छोड़ दूँ, तो ये आपकी एक लाइन है। फ़र्क समझ में आ गया? अब दोनों में एक और मेजर फ़र्क ये होता है कि लाइन सेगमेंट को आप नहीं बढ़ा सकते, और लेकिन एक लाइन को और आगे आप बढ़ा सकते हो ऐसे। ठीक है, दोनों तरफ से बढ़ा सकते हो। ये देखिए, तो यही इसमें बोला गया था, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड्स। ये बिल्कुल सही बात है कि आप एक लाइन को दोनों तरफ से, यहाँ लेफ्ट से भी और राइट से भी आप बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइन सेगमेंट को आप नहीं बढ़ा सकते। लाइन सेगमेंट क्या है? जिसमें 2 एंड पॉइंट्स आ जाए। देखिए इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। हाँ ये बात है कि लाइन को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, कई बार एरो बना देते हैं यहाँ दोनों साइड पे। इस एरो का मतलब भी यही होता है कि दोनों तरफ से क्या हो सके, ऐसे बढ़ सके। ठीक है, तो ये आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड वाला स्टेटमेंट, ये आपका यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी वही बोला गया है
कि एक टर्मिनेटेड लाइन क्या होगी, दोनों तरफ से प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट आपका ट्रू है। चलिए फोर्थ पार्ट है आपका, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है कि यहाँ पे इफ़ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स होगा इस पॉइंट, इस जगह पे, ठीक है, एरियाज ऑफ टू सर्कल्स होगा, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ़ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, मतलब समझिए, देखिए जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दो सर्कल ही बना दूँ, देखिए मैंने ये दो सर्कल बना दिए, अच्छा इसमें कुछ एरिया होगा, दोनों का कुछ ना कुछ एरिया होगा। कंडीशन क्या है कि दोनों के एरिया इक्वल होंगे। मैं मान लेता हूँ इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, ठीक है, दोनों कैसे हैं, इक्वल दे रखे हैं, A1 इक्वल्स टू A2, देखिए, ठीक है। अब अगर ये दोनों इक्वल होंगे, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला भी जान लीजिए। देखिए यहाँ सेंटर से जो लाइन बाउंड्री को टच करे इस तरह से, ठीक है, इसे हम लोग रेडियस कहते हैं, इसे मैं R मान लेता हूँ। फर्स्ट सर्कल की रेडियस R1, सेकंड सर्कल की रेडियस R2। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। इस फॉर्मूले में को यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए पाई तो सेम रहा, ये कांस्टेंट टर्म है R स्क्वायर, लेकिन ये R कौन सा है, फर्स्ट सर्कल का R है तो R1, दूसरे में पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये सेकंड सर्कल की रेडियस है तो 2। इतना आपको क्लियर हो गया। पाई से आप पाई कैंसिल कर सकते हैं, तो R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली अगर कंपेयर भी करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि R1 और R2 कैसे हैं, इक्वल हो गए। देखिए R1 और R2 यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, मतलब कि फर्स्ट सर्कल की रेडियस और सेकंड सर्कल की रेडियस कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये यहाँ पे आपने प्रूव करके भी दे दिया इस तरह से कि रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल। और सबसे बड़ी इसमें कॉन्सेप्ट वाली बात ये होती है कि कोई भी सर्कल का एरिया उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। उसका रेडियस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एरिया होगा, जितना कम रेडियस होगा उतना कम एरिया होगा। यहाँ पे दोनों एरिया सेम थे तो दोनों रेडियस भी सेम थी, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा पलट के आ जाए, इस पॉइंट को चेंज कर दे। यहाँ पे बोलते हैं इफ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर एरियाज आर इक्वल, मतलब वो रेडियस इक्वल करके दे दे। तो आप सिंपली आप ध्यान रखेंगे कि दोनों भाई साथ साथ हैं, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेडियस भी ज़्यादा होगी, मतलब इक्वल होंगी। बस इसमें यही ध्यान देने वाली बात है। तो आपका जो फोर्थ पार्ट है ये भी कैसा है, ट्रू है। बिल्कुल सही बात तो कही है इसने फोर्थ में कि इफ टू एरियाज ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट भी आपका यहाँ पे ऐसे क्लियर हो जाता है। फिफ्थ पार्ट है आपका, इन फिगर 5.9 ए बी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई। देखिए आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा 5.9। देखिए उसमें आपको 3 लाइन ऐसे बनी दे रखी होगी, इस तरह से 3 लाइन आपको बनी हुई दे रखी होगी। एक का नाम ए बी होगा, एक का नाम पी क्यू होगा, एक का नाम एक्स वाई होगा। ये शायद आपका फिगर होगा, ठीक है। इसमें बोला क्या गया है कि ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी और एक्स वाई दोनों आपस में इक्वल है। देखिए इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था एक्सियम्स के बारे में। एक ऐसी एक्सियम भी होती है जो यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में अप्लाई होती है। तो उस एक्सियम को अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपको याद नहीं है तो वही मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आप सिंपली क्या करें, इसी स्टेटमेंट को लिख लीजिए। देखिए पी क्यू दोनों तरफ आ रहा है, यहाँ पे पी क्यू इसके भी इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के भी इक्वल है। तो आप पहले पी क्यू को ही ले लीजिए। पी क्यू ये किसके इक्वल है, ये आपका देखिए ये यहाँ पे एक्स वाई के इक्वल है, एक्स वाई, और ये आपका पी क्यू इधर साइड से ए बी के इक्वल भी है। देखिए यही तो सेम स्टेटमेंट मैंने बस थोड़ी सी चेंज करके लिख दी है। ए बी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई, बिल्कुल सेम मैंने वही स्टेटमेंट लिख दी है, बिल्कुल वही लिख रखी है। आप इसमें से पी क्यू हटा दीजिए तो ए बी और एक्स वाई ऑटोमेटिकली आपको इक्वल दिखाई दे देंगे। तो बस इसमें और कुछ नहीं है। जब तीनों आपस में इक्वल हैं ही तो आप अलट पलट के कैसे भी लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई इक्वल्स टू पी क्यू, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ए बी को यहाँ लिख दीजिए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये यहाँ पे आपकी जो स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट, ये ट्रू है फिफ्थ वाली। तो यहाँ पे भी मैं ट्रू पुट कर देता हूँ, ठीक है।
अच्छा, इसका रीज़न भी आता है, तो रीज़न आप देख सकते हैं क्योंकि आपकी ये एक्सियोम है। एक्सियोम आपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा। एक्सियोम, आपकी एक एक्सियोम ये कहती है कि अगर दो चीज़ें आपस में इक्वल है तो ऑटोमेटिकली उसकी इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के ये फिफ्थ पार्ट, पांचों पार्ट्स क्लियर करेंगे। इसमें हाँ ये हो सकता है, आप कह सकते हैं कि कुछ कुछ इसमें एक्सियोम और पोस्टुलेट इन सब पे डिपेंड कर रही है। जैसे आपका फिफ्थ वाला पार्ट है, तो उसके लिए आप इंट्रोडक्शन एक बार देख लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।